सुदृढ़ हृदय और निरोगी जीवन के सत्र 2 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर, हृदय रोग तज्ञ, हार्ट क्लिनिक, मुकुंद नगर और अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर, हीराबाग चौक, टिळक रोड, यहाँ पे प्रमुख हृदय रोग तज्ञ हूँ। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये प्रोसीजर्स मैं रूबी हॉल क्लिनिक, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल में करता हूँ। महाराष्ट्र शासन की तरफ से मुझे गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी यानी प्रोफेसर एमेरिटस इन कार्डियोलॉजी, ये बहुमान, ये पद मिला है विजय शासकीय मेडिकल कॉलेज और ससून हॉस्पिटल पुणे, यहाँ पे। मैं मुंबई विद्यापीठ में डीएम हृदय रोग शास्त्र या डीएम कार्डियोलॉजी के परीक्षा में मुझे पहला स्वर्ण पदक मिला है। हमने पिछले सत्र में हृदय का कार्य बहुत अच्छी तरह देखा है। अपना हृदय एक दिन में 10,000 लीटर रक्त या खून आगे ढकेलता है, पंप करता है। और ये जो खून आगे ढकेलता है उसमें से पोषक तत्व यानी कि प्राणवायु, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी यानी फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी, वाटर, ये सब पोषक तत्व जो है, वो जो धमनियां होती है हृदय से निकलने वाली, ये एओर्टा महारोहिणी, ये बड़ी धमनी है, यहाँ से अपने बदन के निचले भाग को और ऊपरी भाग को, दोनों साइड को खून पहुंचता है। ये इतना ही नहीं, हमारे शरीर का संरक्षण करने वाली जो पेशियां रहती है, वो भी इस खून में अलग अलग अवयवों को पहुंचाई जाती है। जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वर्ज्य पदार्थ जो मेटाबॉलिज्म में तैयार होते हैं सब अवयव में, वो सब वर्ज्य पदार्थ नीलाओं में आ जाते हैं। ये नीले रंग की बताई गई है ये नसें, ये निचले भाग से और बदन के ऊपरी भाग से आती है हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ, और हृदय की राइट साइड में वो खून आ जाता है। जो पोषक तत्व अपने बदन को मिलते हैं, उनका शोषण अपने पेट में जो इंटेस्टिन्स होती है और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, वहां से, इंटेस्टिन्स में से वो जो पोषक तत्व होते हैं वो खून में आ जाते हैं और ये खून हृदय की तरफ आता है और ये पोषक तत्व पूरे बदन में पहुंचाए जाते हैं। वैसे ही जो वर्ज्य पदार्थ है वो किडनी, दोनों साइड के 2 किडनी, इनमें से शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। इसमें वो पेशाब में ये दोनों साइड से नीचे आते हैं, यूरेटर नामक ये मूत्र वाहिनी होती है, वो यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में आते हैं पेशाब, और फिर यूरेथ्रा से वो बदन के बाहर फेंके जाते हैं। ये तो हमने देख लिया, मगर आज का मेन टॉपिक जो है वो अपने फेफड़ों के बारे में है। हमने देखा है कि अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त अपने हृदय के राइट साइड में आ जाता है, ये ऊपरी भाग से और ये नीचे भाग से। ये थोड़ी देर ये राइट एट्रियम नामक ये कप्पे में आता है और फिर वहां से नीचे राइट वेंट्रिकल इस कप्पे में आता है। राइट वेंट्रिकल जब आकुंचन होता है तो ये खून, अशुद्ध रक्त, ये पल्मोनरी आर्टरी नामक रोहिणी में जाके, धमनी में जाके लेफ्ट साइड के फेफड़े में और राइट साइड के फेफड़े में ढकेला जाता है। अपना हृदय और उसके बाजू में के ये 2 फेफड़े, इनका रिश्ता बहुत करीबी है, बहन भाई का रिश्ता है। ये प्यारा भाई और ये उसकी 2 प्यारी बहनें उसके बाजू में ही रहती है। फेफड़ों का कार्य ये रहता है कि हमारी सांस लेने की क्रिया हमारे फेफड़ों पे निर्भर है।
हमारे दोनों फेफड़े हृदय के दाईं और बाईं तरफ होते हैं। सांस लेते समय आने वाला प्राणवायु खून में पहुंचाना, ये फेफड़ों का प्रमुख कार्य है। हम जब सांस लेते हैं तो नाक में से ये सांस अंदर आती है, और ये सांस अपने गले से, फिर वॉइस बॉक्स लैरिंग्स जिसे कहते हैं, वहां से विंड पाइप या ट्रकिया यहाँ से नीचे आती है। उसके दो ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होती है, जो लेफ्ट यानी कि दाएं और बाएं फेफड़ों में ये शाखाएं पहुंचती हैं। इनकी छोटी छोटी उपशाखाएं होती है, और सबसे आखिरी में ये अल्वियोलाई नामक छोटे छोटे वायु कोश रहते हैं, वहां ये वायु पहुंचता है। ये इस चित्र में बताया है, ये लैरिंक्स यानी अपना वॉइस बॉक्स है। यहाँ से विंड पाइप यानी ट्रकिया, फिर ये ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स से निकलता है अल्वियोलर डक्ट, वो बहुत ही छोटा होता है, और वो जाता है हवा लेके अल्वियोलाई नाम के छोटे छोटे वायु कोश जो होते हैं, एयर सैक्स जो होते हैं, उनमें। इधर बहुत ही अच्छा बताया गया है कि ये जो वायु कोश होते हैं अल्वियोलाई, इनमें से हवा आती है, और दूसरे साइड से हृदय से आने वाली ये अशुद्ध रक्त, ये कैपिलरीज में से अल्वियोल के बहुत करीब आ जाता है। अगर ये अल्वियोलस है तो इसमें हवा है, और ये कैपिलरी है तो इसमें खून है। इन दोनों के बीच में बहुत ही पतला एक पेशिया का लेयर होता है, और इतना वो पतला होता है कि उसमें से हवा में का ऑक्सीजन यानी प्राणवायु खून में पहुंचता है, और खून में का कार्बन डाइऑक्साइड ये अल्वियोलस के हवा में मिश्रित होता है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है, और ये शुद्ध हुआ हुआ रक्त यानी कि ऑक्सीजन से मिश्रित हुआ हुआ रक्त प्राणवायु से ये पल्मोनरी वेन्स में जाता है, और फाइनली आखिर में वो हृदय के बाई बाजू लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बदन में, शरीर में सप्लाई किया जाता है। अपने तो फेफड़ों में मिलकर 6 लीटर वायु समाता है, रफली। अगर हमारे दो फेफड़ों की रचना दो गुब्बारे गुब्बारों जैसी होती तो हमारे फेफड़े कार्यक्षम न होते, क्योंकि ये गुब्बारों का सरफेस एरिया देखो इतना ही है जितना हमें दिखाई दे रहा है। मगर जब भगवान ने फेफड़े बनाए तो उसको लगा होएगा कि क्यों ना ये इन फेफड़ों में ये अनार में जैसे बीज भरे हैं, ऐसे कुछ बीज जैसे कुछ चीज बना दे फेफड़ों के अंदर, और उन्होंने बनाया अल्वियोलाई। ये जो अनार के अंदर के दानों की 12 बाजू होती है, जिसको डोडे का हेड्रॉन कहा जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा दाने छोटी जगह में समाविष्ट हो जाते हैं। ये अनार का चित्र आप देख सकते हैं। हमारे शरीर के रचनाकार ने अनार के अंदर के दानों की तरह अल्वियोलाई में छोटे छोटे वायुकोश का निर्माण किया है, अपने फेफड़ों में किया है। हमारे दो फेफड़ों में 48 से 60 करोड़ तक अल्वियोलाई यानी छोटे छोटे वायुकोश होते हैं। इनके आकार को द्वादश फलक यानी डोडे का हेड्रॉन कहा जाता है, जिनकी 12 बाजू होती है अनार के दानों की तरह। इसकी वजह से उनका सरफेस एरिया यानी बाहरी क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है, और प्राणवायु का शोषण और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने का कार्य बड़े पैमाने पर हो सकता है। अल्वियोलाई की वजह से हमारे फेफड़े बहुत ज्यादा कार्यक्षम हो जाते हैं। हमारे फेफड़ों से हर 24 घंटों में करीबन 10,000 लीटर वायु अंदर और बाहर जाता है।
हमारे फेफड़ों से हर 24 घंटों में करीबन 10,000 लीटर खून भी बहता है। और इसकी वजह से हमने जब अभी देखा है थोड़ी देर पहले, वो गैस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन का खून में आना और खून में का कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाना और अपने सांस से बाहर पड़ना, ये क्रिया बहुत अच्छी तरह निभाई जाती है। दूसरी दिलचस्प बात फेफड़ों के बारे में, यानी डायफ्राम और इसका कार्य। डायफ्राम के बारे में बहुत दिलचस्प बात यह है कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तब डायफ्राम का आकुंचन होता है और अपने दो फेफड़ों में हवा भरती है। और जब फेफड़ों में हवा भरती है तो उसकी वजह से अल्वियोलाई में भी हवा भरती है। सभी अल्वियोलाई एक समय में खुली नहीं होती। जितना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आएगा, उतनी ज्यादा हवा फेफड़ों में और अल्वियोलाई में भर जाती है। इधर बताया है इस चित्र में कि सांस जब अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन, तो इधर बताया है सांस नाक से जब अंदर आती है वो फेफड़े की तरफ, तो ये क्रिया क्यों सांस अंदर आती है, तो ये जो डायफ्राम, यानी श्वास पटल भी बोलते हैं जिसको, वो जब आकुंचन होता है, आकुंचन क्रिया होती है उसकी, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से ये डायफ्राम नीचे आ जाता है और फेफड़े फूल जाते हैं, बड़े होते हैं, और छाती अपनी बड़ी होती है। और इंटरकॉस्टल मसल्स करके जो छोटे छोटे स्नायु होते हैं ये हड्डियों के बीच, अपने रिब्स के बीच, वो भी इसमें योगदान देते हैं। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसका कारण क्या होता है कि ये डायफ्राम रिलैक्स होके, अब पहले था उस ऊपरी जगह पे चला जाता है। इसलिए छाती का शेप, आकार कम हो जाता है, लंग्स छोटे हो जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी इस टाइम रिलैक्स होते हैं। थोरैसिक केज को वक्षीय पंजर भी कहा जाता है। और ये जो डायफ्राम है ऊपर नीचे होने वाला, ये देखो एक पैराशूट की तरह होता है। और ये डायफ्राम, ये अपनी छाती के जो अवयव होते हैं, यानी कि फेफड़े और हार्ट यानी कि हृदय, ये ऊपर और इसके नीचे अब्डोमन यानी पेट की जगह जो होती है, जहां पे पेट, आंतड़े, आंत, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ये सब नीचे होती है, ये डायफ्राम की है। इनको ये सेपरेट करता है, ऊपर के अवयवों को नीचे नीचे वाले अवयवों से दूर रखता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं और डायफ्राम नीचे आता है, सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर जाता है। ये डायफ्राम की एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना डायफ्राम ज्यादा आकुंचित होकर नीचे आएगा, उतनी हवा अपने फेफड़ों में ज्यादा भरेंगी, अपने को ज्यादा प्राणवायु मिलेगा। और प्राणायाम को का मूलभूत सूत्र यही है कि डायफ्राम जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा नीचे आएगा, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु हमें मिलेगा। आज का सत्र यही समाप्त करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सत्र देखा, और मैं आशा करता हूं अगले सत्र में भी आप आएंगे। आप कहेंगे शायद डॉक्टर ये सब मूलभूत चीजें क्यों बता रहे हैं। इन चीजों को बताने का वजह यह है कि अगले जब सत्र होंगे उसमें ये मूलभूत जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ये बहुत काम में आएंगे। हम लोग उसका रेफरेंस जरूर लेंगे। फिर से आपको धन्यवाद, और अगली सत्र में जरूर मिलेंगे।